हम अपनी बात जो है वो तीन चार टुकड़ों में रखेंगे। एक तो होगा कि एग्रीकल्चर में आखिर अभी हो क्या रहा है, और दूसरा ये जो तीन तरह के कानून हैं वो क्या हैं अलग अलग तरीके से, और फिर इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट भी एक तो किसानों पे कैसा होगा, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे कैसा होगा जो अभी तक बात उतना नहीं आ रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे जो ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनके ऊपर क्या होगा। तो इन सब के बारे में हम कुछ बातें रखेंगे। सबसे पहले आपको जैसे पता होगा, हमारे जो व्यूअर्स हैं या ऑडियंस जो है उनको पता होगा कि अभी दिल्ली के करीब 5 बॉर्डर पे, नहीं तो अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन कम से कम 10 लाख किसान डेफिनेटली जो हैं वो अलग अलग बॉर्डर्स पे, चाहे वो टेकरी बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या जयपुर दिल्ली का जो रोड है वो बॉर्डर हो, ये अलग अलग बॉर्डर्स पे जमे हुए हैं। और पिछले करीब 50 से ऊपर दिन हो गए, आज शायद 52वां दिन है आज इनको वहां पे रहे हुए। और ऐसा नहीं है कि ये एक बैग सब दिल्ली ही पे चले आए हैं। ये पहले जो मोबिलाइजेशन शुरू हुआ था ये करीब सितंबर में शुरू हुआ था, और सितंबर में पंजाब में, हरियाणा में शुरू हुआ था, और पंजाब में तो काफी 2 महीना 2.5 महीना वहां चला। उसके बाद नवंबर के मिड में ये जो है वो दिल्ली इन्होंने कूच किया वहां से। और आज इसमें थोड़ा सा ब्रीफ और दे दे कि ये सरकार के साथ भी इनके निगोशिएशंस चल रहे हैं। जैसे कि आमतौर पे कहा जाता था कि किसान सरकार से बात नहीं करना चाह रहा है, लेकिन किसान तो चाह रहा है, क्योंकि सरकार ही ये बिल लाई है, सरकार ही को इसको सॉल्यूशन भी देना है। तो उनकी आज 10वें जो राउंड की वार्ता जो थी वो अभी 1-2 दिन पहले खत्म हुई है, और उसमें भी कुछ खास निकला नहीं है। तो अभी तक देखा जाए तो किसानों की जो डिमांड है वो दो डिमांड है मेनली। थी 4 डिमांड, लेकिन मेनली अभी 2 डिमांड है। और वो ये है कि जो 3 कानून एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए, जिसके बारे में अभी हम आपसे बात करने वाले हैं, उसको वापस ले, पूरा का पूरा, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए उनको। और दूसरा के एक अलग सा कानून बनाए, और वो कानून होगा वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार डिक्लेयर करती है उसके ऊपर होगा, जिसमें C2+50, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर 50% का उनको बोनस दिया जाए। और पूरा का पूरा जो 23-24 क्रॉप है, जो फसलें हैं जिनके ऊपर वो MSP होता है, उसको सरकार खरीदे। और ये इसके ऊपर एक बिल चाह रही है, ये किसान चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन बिलों की बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर का, हिंदुस्तान को जो कृषि है, जो उसकी क्या सूरत है अभी। आपको जैसे पता होगा कि हिंदुस्तान में करीब करीब नहीं भी तो 50% जो हमारी जनता है, पूरा 1.3 बिलियन, मतलब करीब 130 करोड़ 135 करोड़ जो अभी पॉपुलेशन, उसकी 50% के करीब जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस है उनके ऊपर पूरा निर्धारित है। और उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो ये कि जो हिंदुस्तान में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है, अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहां एवरेज लैंड होल्डिंग है करीब करीब 800 हेक्टेयर की है। हिंदुस्तान में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो है 1.08 हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ से थोड़ा ज्यादा। और ये 15-16 का फिगर है, और ये लेटेस्ट फिगर है। इससे पहले जो थी वो 2010-11 में वो 1.15 हेक्टेयर थी। और करीब करीब हिंदुस्तान में 86% जो टोटल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है, जिसमें खेती होती है जिस जमीन में, उन पूरी जमीन का जो 86.21% है वो 0 से 2 एकड़ की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दिखाने का है कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो उनके पास 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ तक की जमीन है। 86% ऐसे किसान हैं। और उसके बाद जो किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर या 25 एकड़ से ऊपर की जमीन है वो सिर्फ 0.57% है। एक इंपॉर्टेंट फिगर। दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर आपको ये दिखाना चाहते हैं हम
कि जो एवरेज मंथली इनकम है, कहा जाता है कि किसान इनकम टैक्स क्यों नहीं पे करता है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। एवरेज मंथली इनकम की हम बात कर रहे हैं, और आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं, हम उसीलिए हम कह रहे हैं कि एवरेज मंथली इनकम जो है किसान की, और एक किसान हाउस होल्ड की, एक किसान की नहीं, हाउस होल्ड की, जिसमें 5 आदमी कम से कम है, सभी सोर्सेस मिला के, कृषि से, खेती से, दूध का अगर वो गाय रखे हुआ है, बकरी रखे हुआ है उससे, और अगर कुछ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो जाता है उससे, दूसरे सोर्सेस से, वेजेस अगर कहीं वो काम करता है अपने फ्री टाइम में, उससे मिला के टोटल जो उसका जो इनकम है, वो अभी लेटेस्ट फिगर के हिसाब से वो है, मतलब 16-17 की जो फिगर है ये नबार्ड की, उसके हिसाब से वो सिर्फ 8,931 रुपया है। और ये थोड़ा बढ़ी है, 2,000 रुपये के करीब बढ़ी है, 2,500 रुपया। पहले ये 6,226 थी 2013 में, अभी ये 8,921 रुपया है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्रीकल्चर से और डेयरी से जो है वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 3,843 रुपया था 2013 में, जो 8 रुपया बढ़ के 3,851 रुपया हो गया है 2016-17 में। तो ये आज का जो किसान है, इसको एग्रीकल्चर से जो आ रहा है और डेयरी से जो आ रहा है, एक हाउस होल्ड को, 5 लोगों की एक फैमिली को, वो 3,851 रुपया आ रहा है। ये बहुत समझने की जरूरत है। और इसमें थोड़ा सा और जानकारी आपको दे दें कि जो एवरेज जो, क्योंकि अगर आप किसी, इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है, अगर इसको समझना है तो ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। पूरा जो किसान आज बहुत ज्यादा डेट में है, बहुत ज्यादा लोन उसके ऊपर है, और जो लेटेस्ट फिगर जो है उसके हिसाब से एवरेज जो किसान जो एक हाउस होल्ड के ऊपर, एक फैमिली के ऊपर किसान की जो कर्ज है वो करीब करीब 1,04,602 रुपए का है। और इसमें करीब करीब 52%, 52.5% जो एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड्स हैं उनके ऊपर जो वो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। तो ये भी बहुत लेटेस्ट फिगर है, ये भी 2016-17 का नबार्ड का फिगर है। इसमें एक चीज और आपको सुनने में आती होगी कि बहुत किसान छोड़ रहे हैं एग्रीकल्चर, और ये फैक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेंसस जो आया था 2011 में, उसके हिसाब से 2,400 लोग, 2,400 फार्मर्स जो हैं वो रोजाना खेती छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक फिगर और आया था, ये प्लानिंग कमीशन का फिगर था 2014 के, कि उसमें करीब करीब 140 लाख, मतलब 1,40,00,000 लोग जो है वो एग्रीकल्चर से निकल गए हैं 2005 से 2010 के बीच में। और ये वो समय है जब हमारा जीडीपी, जो कहा जाता है कि जीडीपी जो है वो 8%, 9%, 10% चला जाएगा, उस समय जो है वो हमारा जीडीपी 8 से 9% था। जब इतना अच्छा जीडीपी था, हमारी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी, तब करीब करीब 1,40,00,000 लोग जो है वो 5 साल के अंदर में खेती छोड़ के निकल गए थे। और इसी के साथ फिर आपको ये भी बता दें कि हमारे यहाँ भूखमरी का तो आप सोच भी नहीं सकते जैसी भूखमरी है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कहा जाता है कि किसानों को तो बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है। अगर आप किसानों की जो डायरेक्ट सब्सिडी जो उनको मिलती है वो देखा जाए और इनडायरेक्ट सब्सिडी देखा जाए, तो उनको टोटल जो अमाउंट मिलता है करीब करीब वो है $262, जो करीब करीब 21,150 रुपए का एक सब्सिडी मिलती है, जो फर्टिलाइजर के रूप में हो, सब जो पेस्टिसाइड्स के रूप में है, या इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, या दूसरी तरह की सब्सिडी जो उनको मिलती है। अगर इसको आप यूएसए से कंपेयर करेंगे तो वहां पे करीब करीब 46 लाख रुपए की सब्सिडी एक किसान को मिलती है, एक किसान को। हमारे यहां मिलती है 21,000 की, ये डिफरेंस है। और दूसरी चीज, क्योंकि आप महाराष्ट्र में हैं, आपको पता होगा कि किसान आत्महत्या काफी कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा विदर्भा में किसानों ने आत्महत्या की थी, हमने काफी उसके ऊपर लिखा भी था। और उसके पहले जो है आंध्र प्रदेश में आत्महत्याएं शुरू हुई थी, जब 97 में हमने 1997 में एक रिपोर्ट किया था हमने आंध्र प्रदेश से, जहां पे वारंगल डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 500 किसानों से ऊपर जो है एक डिस्ट्रिक्ट में किया था 1 महीने के अंदर। तो अभी जो है लेटेस्ट फिगर ये 1900 का 2019 का है, इसमें करीब करीब 10,281
लोग किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। करीब करीब 28 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, रोजाना हिंदुस्तान में आत्महत्या हो रही है। और इसी को अगर आप देखें, जो डेली वेजर्स जो है उनकी अगर आप आत्महत्या देख ले तो 32,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं 2019 में। और वे वेज लेबर्स कौन है? ये वही है जो कृषि से निकल के आमतौर पे शहरों में काम की तलाश में आते हैं। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट तीनों बिल के ऊपर, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था कि अभी हिंदुस्तान में कृषि में क्या प्रॉब्लम है, और जो किसान जो आज 10 लाख किसान से ऊपर जो खड़े हुए हैं आज हमारे बॉर्डर्स पे, वो आखिर क्यों खड़े हुए हैं, उनकी वजह क्या है, क्या परेशानी है उनकी, उसके ऊपर। तो उनकी परेशानी 3 लॉ से है, जो अभी अभी जब कोरोना अपने पीक पे था जून में, उस समय किसानों और उसके बाद सितंबर में जो है, जून में तो वो ऑर्डिनेंस आया था तीनों का, उसके बाद सितंबर में जब हमारी पार्लियामेंट शुरू हुई तो उसमें उसको लाया गया। 14 सितंबर को ये बिल लाए गए लोकसभा में, लोकसभा से 17 सितंबर को ये पास हो गए, 20 सितंबर को जो है ये राज्यसभा से पास हो गए, और 24 और या एक बिल है जो 26 को जो है उसको प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया, साइन कर दिया उसके ऊपर। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तीनों बिल जो है वो 5 जून, सितंबर में पास हुआ है, 5 जून से ये लागू है, क्योंकि 5 जून वो दिन है जिस दिन तीनों ऑर्डिनेंस जो है आए थे और उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको साइन किया था। ये तीनों ऑर्डिनेंस या तीनों बिल या तीनों एक्ट क्या चीज है? पहला एक्ट जो है उसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि ये एपीएमसी एक्ट कह सकते हैं, या बाईपासिंग एपीएमसी एक्ट कह सकते हैं, कि जिससे एपीएमसी के बारे में हम आपको बताएंगे, उसको बाईपास किया जा रहा है। मंडी का आप जानते हैं, मंडी को बाईपास। दूसरा एक एक्ट है जिसको कहा जाता है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसको अगर छोटे में कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, नेशनलाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कह सकते हैं इसको। पूरे देश में अब ये लागू हो रहा है। तीसरा एक अमेंडमेंट है, ये 1955 का एक कानून था जिसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहते थे, उसके में अमेंडमेंट किया गया है 2020 में। तो ये बेसिकली कहा जा सकता है कि इसको लीगलाइजिंग होर्डिंग आपको पता हो कि एक आदमी जो है वो बहुत सामान अपने दुकान में, अपने स्टोर में जमा कर ले और उसके बाद काफी दिन तक रखे, और जब दाम उसका बढ़ने लगे तो उसको मार्केट में लाए, उसको बेसिकली होर्डिंग कहते हैं। तो ये कानून है, ये 3 कानून। इसके संक्षिप्त में आपको बता दें कि क्या की फीचर्स क्या क्या है। पहला जो कानून जो बाईपासिंग एपीएमसी एक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें यह कहा गया है कि हम जो है वो एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है आउटसाइड एपीएमसी मार्केट हम खड़ा करेंगे। मतलब ये हुआ कि हम प्राइवेट मंडीज बनाएंगे। प्राइवेट मंडीज को इजाजत दी गई है। पहले यह होता था, अभी तक यह है कि सरकार ने करीब 7,000 ऐसी मंडी है पूरे देश में, जिसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी कहते हैं या मंडी कहते हैं, जिसके पास 5 एकड़ से 10 एकड़ की जमीन होती है, जहां पे किसान अपनी सामान ले जाके बेचते हैं और वहां पे उनके सामान की बोली लगती है। आमतौर पर बोली जो है लगती है वो एपीएम जो मार्केट एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उससे होती है, उसके ऊपर उससे शुरू होती है या उससे थोड़ा कम से शुरू होती है। लेकिन जो एपीएमसी मार्केट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम का, क्योंकि वहां किसान अपने कमोडिटीज लाते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, वहां से वो बेचा जाता है उनकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज, और इसमें कुछ जो टैक्स लगता है, सेस लगता है, जो भी इसमें ड्यूटी लगती है आप कहिए, वो जो पैसा जमा होता है उससे उस एग्रीकल्चर कमेटी जो है वो मंडी है, उसके स्टाफ को उसमें जो टेंट लगाना है, उसमें जो शेड लगाना है, उसकी सब काम आता है। और उसके बाद फिर उनका एक और भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है मंडीज का कि वो कुछ पैसा जो है वो सिक्योरिटी मनी के रूप से ट्रेडर से लेके रखते हैं, कि अगर कोई ट्रेडर जो है वो पैसा देने में नाकाम हो गया या उसने कुछ बदमाशी की, पैसा नहीं दिया किसानों को, अगर अपना सामान उनका सामान खरीद के, तो वो
एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके जरिए उसको पकड़ा जाता है, या फिर उसका जो सिक्योरिटी मनी है वो किसान को दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो ये जो एपीएमसी के बगल में एक नया मंडी का जो एक स्वरूप खड़ा किया जा रहा है, एक प्राइवेट मंडी का स्वरूप खड़ा किया जा रहा है, ये है इसके बिल में। दूसरा ये है कि इसमें कोई भी जिसके पास पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, जाके वो कोई भी गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उससे जाके वो वहां पे खरीदारी कर सकता है। 1 से 3 दिन के अंदर वो अपना पैसा पे कर सकता है। वहां पे जो प्राइवेट मंडी होगी उसमें ना कोई टैक्स लगेगा, ना कोई फी लगेगी, ना कोई लेवी वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। और जो भी स्टेट सरकार, जो राज्य सरकार उस पर लगाती थी, वो उसमें नहीं लगाएंगी। तो ये सरकार के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये पूरे देश में एक तरह का मार्केट होगा, और एक देश एक मार्केट होगा, एग्रीकल्चर मार्केट, वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट की बात कर रही है। और अगर कोई इस डिस्प्यूट होता है तो वो कंसिलिएशन बोर्ड में जाएगा, जो बेसिकली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम जिसको कहते हैं, वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और वो एक कोर्ट की तरह, लेकिन इसमें कोर्ट का कोई ये नहीं है कि किसान कोर्ट में जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है किसानों को प्रॉब्लम ये है कि किसान ये देख रहे हैं कि जब हम एपीएमसी मार्केट एक रेगुलेटेड मार्केट है, जहां पे एक सिस्टम है, एक उसको ये भी कहा जाता है कि वहां पे जो प्राइस है वो एक प्राइस डिस्कवरी देता है। मतलब उसकी प्राइस से पूरे जो उस क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका मार्केट का प्राइस तय होता है। और दूसरी चीज, उसमें एमएसपी पे ज्यादातर जो है वो खरीदारी होती है। तो किसान ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है वो उससे जो नियंत्रित जो मार्केट है वो नियंत्रण मुक्त हो जाएगा, मुझसे वो जो रेगुलेशन है वो खत्म हो जाएगा। इससे जो इवन जो पब्लिक एपीएमसी मार्केट है वो भी कमजोर हो जाएंगे। और दूसरा, किसानों का कहना है कि इससे जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो किसानों को मिलता है, वो को खत्म करने की या उसको आस्ते आस्ते बिल्कुल उठाने की एक कोशिश की जा रही है सरकार से। और दूसरी चीज, इसमें एक ये भी कहा जा रहा है किसानों के जरिए कि इसमें प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो काफी हावी हो जाएंगे, प्राइवेट ट्रेडर्स काफी हावी हो जाएंगे, और सरकार का जो नियंत्रण आमतौर पे रहता था, चाहे वो प्राइस के रूप में हो या, वो सब खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल ये खुला मार्केट हो जाएगा, इसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं रहेगी, सब कुछ जो है वो ट्रेडर्स के हाथ में रहेगा। लेकिन जो प्रोटेक्शन, जो एक तरह का जो उनको सेफगार्ड जो किसानों को एपीएमसी मार्केट में मिलता था, वो वहां पे उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना कोई लॉ होगा, ना कोई मतलब टैक्स होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये है, इसमें करीब करीब 80%, जैसा मैंने कहा, जो किसान जो डिपेंडेंट है 50% खेती के ऊपर, उनको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा, इसमें जो ये कहा जा रहा है कि सरकार का कहना है कि एक नेशन एक मार्केट होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है इस लॉ में कि किसान अपने सामान को, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको एपीएमसी मार्केट में नहीं ले जाएंगे। तो किसान दो जगह जाएगा, ये या तो एपीएमसी मार्केट में जाएगा या ये प्राइवेट मार्केट में जाएगा। तो ये कहना कि ये एक मार्केट होगा, एक नेशन एक मार्केट होगा, ये मेरे ख्याल से कहीं हद तक ठीक नहीं है। इसलिए कि एक नेशन होगा, दो मार्केट होगा, एक एपीएमसी मार्केट होगा, एक एपीएमसी मार्केट ना होके प्राइवेट मार्केट होगा। एक जगह टैक्स लगेगा, एक जगह टैक्स नहीं लगेगा। एक जगह उसका अपना सिस्टम होगा, रेगुलेशन होगा, दूसरी जगह ना कोई रेगुलेशन होगा, ना कोई टैक्स होगा। तो ये दो तरह का सिस्टम काम करेगा। वैसे ही करेगा जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल है, एक पब्लिक स्कूल है। पब्लिक स्कूल आस्ते आस्ते आप देख रहे हैं खत्म हो रहा है, प्राइवेट स्कूल बढ़ता चला गया है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक पब्लिक हॉस्पिटल है। पब्लिक हॉस्पिटल आप जाके गांव में देख लीजिए क्या हाल है उसका, और प्राइवेट हॉस्पिटल आज कितना तरक्की कर रहे हैं, कितना पैसा बना रहे हैं, आपको भी पता है। तो ये एक इसी तरह का एक सिस्टम होने वाला है इसमें भी। नहीं, अब ये है कि उनका, किसानों का कहना है कि अगर एक जगह टैक्स लग रहा है, एक जगह जो है वो रेगुलेशन है, सब कुछ है, लेकिन ट्रेडर जो खरीदने वाला है, टैक्स किसको पे करना है? ट्रेडर को पे करना। किसान को कोई टैक्स नहीं पे करना होता। जब उसको, ट्रेडर को टैक्स पे करना है, उसको वहां का जो ड्यूटी देना है, तो वो एपीएमसी में क्यों जाएगा खरीदने के लिए?
क्योंकि वो 8%, 10%, कहीं कहीं 12% का टैक्स लगता है। वो प्राइवेट मंडी में क्यों नहीं जाके खरीदेगा? तो जब सारे ट्रेडर जो है, जो खरीदार हैं, अगर एक दो खरीदार होते हैं, या तो गवर्नमेंट खरीदार होती है या ट्रेडर खरीदार होते हैं, तो जो खरीदार ट्रेडर है, वो जो आड़तिया है, जो भी है, वो जाके सीधे प्राइवेट मंडी में खरीदेगा, इसलिए कि वो टैक्स का पैसा बचाएगा। इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने की, वो ये है कि एपीएमसी मार्केट में आमतौर पर, जैसा मैंने कहा था, खरीदारी जो होती है वो एमएसपी पे होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या चीज है? एमएसपी जो है वो 65-70 में एक सिस्टम शुरू हुआ था, जब हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। उस समय ये शुरू किया था कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा उपज करें, उसके लिए उन्होंने एक एश्योर्ड प्राइस दिया था किसानों को, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब आप इससे नीचे खरीदारी नहीं होगी, इसके ऊपर ही होगी, मिनिमम हमें। जैसे आप कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं, उसके बाद एमआरपी लिएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे होगा। लेकिन एपीएमसी में होगा, प्राइवेट मंडी में कोई गारंटी नहीं है कि एपीएमसी पे खरीदा जाए, वहां पे मार्केट प्राइस चलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो हर कानून का, जो कानून बनता है, जो एक्ट आता है, उसका एक स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव होता है। उस स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव में साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो कानून है उसका, कि इट विल प्रोवाइड फ्रीडम टू फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस थ्रू अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स टू गेट देयर फेयर प्राइसेस थ्रू मार्केट फ्रेमवर्क। तो मतलब एमएसपी इसमें नहीं मिलेगा प्राइवेट में। जब प्राइवेट में एमएसपी पे खरीदारी नहीं होगी, एपीएमसी में ज्यादातर खरीदारी एमएसपी पे होती है, तो आप खुद बताइए कि ट्रेडर कहां जाएगा? उसको तो सस्ते से सस्ते में खरीदना है, क्योंकि उसको आगे बेचना है, उसको अपना मुनाफा कमाना है। बॉम्बे में मुनाफा और ट्रेडर कोई नई बात नहीं है। तो वो एपीएमसी में जाएगा, जहां उसको टैक्स भी देना पड़ेगा, जहां पे उसको हो सकता है खरीदारी करने पे एपीएमसी पे खरीदारी, एमएसपी पे खरीदारी करनी पड़े। दूसरी जगह वो प्राइवेट मार्केट है, जहां पे उसको ना टैक्स देना है, ना उसको कोई रेगुलेशन है कि भाग भी जाता है तो कोई पकड़ने वाला कोई नहीं है। वहां पे कोई सिस्टम है बना हुआ, लेकिन अभी आपको उसके बारे में बताएंगे कैसे वो सिस्टम बेकार हो रहा है ना। वहां पे भाग भी जाते हैं वो, और 3 दिन तक टाइम है, 3 दिन तक वो कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और तीसरी चीज कि यहाँ पे जो है उसको एमएसपी पे नहीं खरीदना है, अपना प्राइस डिक्लेयर करेगा, भाई हम 5 रुपया देंगे तुमको, इस गोभी का किलो का बेचना है बेचो, नहीं बेचना है जाओ। तो ये है। तो अब आप खुद बताइए कि फिर एपीएमसी जिंदा रहेगी या खत्म हो जाएगी? जिस तरह हमारा जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल सब खत्म हो रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स खत्म हो रहे हैं, बीएसएनएल खत्म हो गया है क्योंकि जियो आ गया, तो वैसे ही ये भी खत्म हो जाएगी एपीएमसी, फिर प्राइवेट ही प्राइवेट रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इसीलिए किसान जो है इस बिल को वापस चाहते हैं, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि सरकार एक नया कानून लाए जिसको एमएसपी को गारंटीड एक लीगल राइट बनाया जाए, जो गारंटीड प्राइस होगी। और ये गारंटीड प्राइस उनको सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मार्केट में नहीं, बल्कि प्राइवेट मार्केट में भी अगर कोई खरीदारी होती है, या कोई भी प्राइवेट मार्केट है, तो वहां पे उसको एमएसपी पे ही जो भी खरीदारी होगी, कोई भी ट्रेडर अगर किसान से कुछ खरीदता है तो उसको एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, और सरकार भी अगर खरीदती है तो उसको एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा। तो ये एक डिमांड है किसानों की, देखिए पूरी होती है नहीं होती है, और उसकी वजह क्या है, क्यों डिमांड कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि बिहार में 2006 में एपीएमसी का जो ये सिस्टम था, जो पूरे देश में कहीं है कहीं नहीं है, वहां पे बिहार में 2006 में इस एपीएमसी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। जब इसको वहां पे खत्म कर दिया गया, तो वहां पे आज की स्थिति यह है कि किसानों का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो प्राइस है वो काफी ऊपर नीचे जाता रहता है। एक दो एग्जांपल आपको देंगे। वहां पे अगर पंजाब की एपीएमसी मार्केट में अगर राइस, धान जो है, वो अगर 1880 या 2000 में बिकता है, तो वहां पे बिहार में 800 रुपए में मार्केट में मिलता है। अगर आज जो एमएसपी है मक्के का, जिसको आप भुट्टा भी कहते हैं, मक्का कहते हैं, कॉर्न कहते हैं, मेज कहते हैं, उसका प्राइस अगर एमएसपी जो है वो 1850 रुपया है, तो बिहार में वो 850 रुपए में बिकता है, 800 रुपए में बिकता है।
तो यही डिमांड है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको एमएसपी चाहिए। और अगर एपीएमसी खत्म हो गया तो ये तो वो भी वही हाल होगा जो बिहार में हो रहा है। तो ये उनके ऑब्जेक्शन, उनका जो प्रॉब्लम है, उससे ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज से और भी बहुत से नुकसान, जैसे बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ले लीजिए, 9,000 ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉय के साथ साथ ऐसे हजारों लोग हैं जो तौलने का काम करते हैं, बोरे में भरने का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम। हमने देखा है सतना मंडी में बहुत सी औरतें जो है वो क्लीनिंग करती रहती हैं, लोग लोडिंग करते रहते हैं, अनलोडिंग करते रहते हैं, ये सब जो होता रहता है, ये इसमें भी हजारों लोग हैं। ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, ये सब जो यहाँ पे एपीएमसी में है। दूसरी चीज, इसमें सरकारों को भी नुकसान होगा, मंडियों को भी नुकसान होगा, कि सरकार को जो टैक्स मिलता है उससे वो खत्म हो जाएगा। और आस्ते आस्ते अगर ये कानून रहा और सरकार ने वापस नहीं लिया तो एपीएमसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। और उसके साथ साथ और क्या होगा, उसके साथ एमएसपी खत्म हो जाएगी। और उसकी क्यों हम कह रहे हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन में फाइनेंशियल ईयर 2020 में क्या होता है, एमएसपी का एक और आपको बता दें, बहुत जरूरी है बताना। और क्योंकि ये दूसरा जो मेरे इम्पैक्ट इसका क्या होगा उसके ऊपर हम बताने वाले थे, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि जो सरकार जो खरीदी करती है एपीएमसी से, जैसे पंजाब से, हरियाणा से, वो दो चीजों को ज्यादा खरीदती है, या गेहूं या चावल। और उसका एमएसपी प्राइस पे करती है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे आगे हैं, अब तो पूरे देश के किसान आ गए हैं उनके साथ। लेकिन वो शुरू उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अगर सरकार एपीएमसी मार्केट से भी खरीदारी कम कर देगी और उसको एमएसपी नहीं मिलेगा तो वहां के किसान, क्योंकि पूरे 6% किसानों को एमएसपी मिलता है पूरे देश में, और ज्यादातर किसान उसमें पंजाब हरियाणा के हैं, और वो गेहूं और चावल के ऊपर उनको ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए उनकी ये दिक्कत ज्यादा है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है कि एमएसपी खत्म हो गया, एपीएमसी भी खत्म हो गया तो क्या होगा। तो लेकिन जो सरकार जो खरीदती है किसानों से एमएसपी पे, उसको सरकार खुद तो नहीं खरीदती है, वो एफसीआई को कहती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जाता है, वो खरीदता है। और उसको खरीद के फिर वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हिंदुस्तान में, जिसको फूड राइट्स का जो आपने देखा होगा 2000 मेरे ख्याल से 13 में वो बिल पास हुआ था फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उसके अंदर वो पूरे देश में राशन शॉप्स पे जाता है वो। और राशन शॉप्स पे फिर लोगों को, जैसा सरकार का जो पीडीएस का जो कानून है उसके अंदर, उनको 5 किलो 10 किलो जो भी है, जितने लोग हैं फैमिली में, उनको सस्ते दामों में 2 रुपए 1 रुपए में जो है वो गेहूं और चावल दिया जाता है। तो ये इससे करीब करीब 800 मिलियन, मतलब 80 करोड़ लोगों को ये खाना दिया जाता है, ये सस्ते अनाज दिए जाते हैं जिनसे उनकी जीविका चलती है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ये है। लेकिन अभी देखा गया है कि अभी ये बिल अभी आया है, सितंबर में पास हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी इसको, वहां का जो एमपी कृषि उपज मंडी अभियान जो अधिनियम था 1972 का, उसको उन्होंने एक मॉडल एक्ट को वो उन्होंने जो है वो मई 1 के 2020 में लाए थे। और उससे और 24 मई को ये नोटिफाई हो गया। और उसके बाद ये देखा गया कि उसकी जिसके जरिए प्राइवेट मंडीज वहां पे आ गई, तो उसके देखा गया कि अब और जो मंडीज है उसमें सेस और लेवी लगना खत्म हो गया। तो देखा गया कि करीब करीब जो बिजनेस है 41 मंडीज में सितंबर में कोई बिजनेस नहीं हुआ, कोई किसान या कोई ट्रेडर आके वहां खरीदने वाला नहीं था। और अक्टूबर में 39 मंडियों में कोई बिजनेस नहीं हुआ। तो अभी ये कानून आया है, अभी ये लागू तो हो गया 5 सितंबर से, ये जो भारत का जो ऑर्डिनेंस है, लेकिन अभी से ये देखा जा रहा है कि ट्रेडर्स जो है वो मंडियों में जाना छोड़ चुके हैं। 49 मंडी में अक्टूबर में कोई ट्रेडर नहीं गया था, कोई बिजनेस नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये इम्पैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और जो सरकार कह रहे हैं वो बहुत हद, जो किसान कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगी एपीएमसी मंडी अगर इसी तरह से, अगर ट्रेडर नहीं आएगा वहां पे, और वहां पे जो है वो टैक्स लगता है, प्राइवेट में टैक्स नहीं लगता है, तो वहां कोई नहीं आएगा। तो ये एक उनका डर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, जो उसमें छोटा छोटा हम बताना चाहेंगे कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ
प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, जिसको मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में ये बहुत नई चीज नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हिंदुस्तान में बहुत सालों से हो रहा है, और इसमें पंजाब में सबसे ज्यादा हुआ था। ये पंजाब में बहुत ऐसे किसान, इसीलिए वो कहते हैं कि हमने ट्राई कर लिया है, टेस्ट कर लिया और इसको फेल्ड एक एक्सपेरिमेंट पाया है, ये भी कहा गया पंजाब में। तो इसमें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज आपको ये समझने की है कि इसमें जब दो किसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक किसान होगा जिसके पास 2 एकड़ की जमीन होगी, 5 एकड़ की जमीन होगी, और एक कंपनी वाला होगा, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसको एक एग्रीमेंट साइन होगा, और इस एग्रीमेंट के जरिए उस कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको इसमें स्पॉन्सर कहा गया है, वो स्पॉन्सर जो है वो उनको कुछ इनपुट्स देगा और फिर वो उनकी एक फिक्स रेट होगा, उस रेट पे वो खरीदारी करेगा, और उसको जाके उसके घर से जाके वो खरीदारी करनी होगी, वो खरीदना होगा, उठाना होगा सामान को, किसान को ले जाके उनको डिलीवर नहीं करना। तो ये है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इसमें देखा गया है कि आमतौर पे, और ये पूरे देश में एक तरह का कानून है कि अभी मध्य प्रदेश का अलग कॉन्ट्रैक्ट कानून है, ये पंजाब का अलग है, हर राज्यों का जहां जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू उनका अलग अलग कानून। अब पूरे देश में एक टेम्पलेट होगा, एक तरह का कानून चलेगा। इसमें आमतौर पे डर ये है कि जो बड़े रिटेलर हैं, जो बड़े कंपनी है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी छोटे किसानों से, तो आप ही बता सकते हैं कि किसकी चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट उस किसान की चलेगी या बड़े बड़े कंपनी वालों की चलेगी। और इसमें कहा गया है कि अगर कोई ये होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कंपनी ने जाके नहीं खरीदा या उसमें छोड़ दिया, तो किसान के पास वो पड़ा रह जाएगा। और ये देखा गया कि आमतौर पे आपने बहुत ऐसे विजुअल्स देखे होंगे टीवी पे कि किसानों ने जो है अपने टोमेटो, पोटैटो और दूसरी चीजों जो है जाके रोड पे फेंक दिया है, मवेशियों को खिला दिया है, इसलिए कि उसका दाम नहीं मिल रहा है उसका एक दफे। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर वापस अगर जो स्पॉन्सर है, जो कंपनी अगर जाके नहीं खरीदे, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो सकता है। और ये कोई ऐसा डर नहीं है जो ऐसा नहीं हुआ। अभी अभी दिसंबर की हम बात बता रहे हैं, फॉर्चून राइस कंपनी जो है वो दिल्ली की, उसने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के किसानों से कुछ चावल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, और फिर उसको नहीं खरीदा उसने। जब नहीं खरीदा तो ये बात जो है वो चीफ मिनिस्टर तक गई और वो उन्होंने इंटरवीन किया, तो कुछ किसानों को इससे फायदा हो गया, क्योंकि एसडीएम ने भी अपना थोड़ा जल्दी जल्दी एक्ट किया। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके राइस को जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको नहीं खरीदा है। तो अभी ये कानून अभी शुरू हो रहा है, अभी आया है, लेकिन अभी से इसके जो अलग अलग जगह से अलग अलग जो एग्जाम्पल्स हमको मिलने लगे हैं कि कंपनी वाले किसानों की कुछ नहीं सुनते हैं और ना सुनेंगे। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जहां जहां भी लैंड एक्विजिशन हुआ है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, कौन आगे आके काम करता है? ये जो एसडीएम है, डीएम है, यही तो जो है कंपनी के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि किसान अपनी जमीन जो है वो कंपनी को दे दे जब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। तो वो कंपनियों के अंदर में और कंपनियों के साथ मिलकर इतने काम करते हैं कि वो छोटे किसानों की, मेरे ख्याल से ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स शायद ही सुनेंगे। तो ये भी एक कानून है, इसके ऊपर भी काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। पंजाब वाले ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि इसका इम्पैक्ट उनके यहाँ सबसे ज्यादा था, तो वो इसमें सबसे आगे आ गए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कानून है वो है कि एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट जो था हमारा, उसके 1955 का, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है 2020 में, और उसमें ये कहा गया है कि जो जैसे चावल है, दाल है, पोटैटो है, एडिबल ऑयल है, एडिबल सीड्स है, इस सब का जो एक जो स्टोर करते थे जो लोग, उसके ऊपर स्टोर के ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी, आप जितना चाहे स्टोर कर सकते हैं। 100% जो है अगर उसमें यही है कि कुछ अगर इसका सरकार तभी इंटरवीन करेगी जब प्राइसेस जो है वो काफी ऊपर चले जाएंगे। जैसे कि 100% का इंक्रीज अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हो जाता है, तब सरकार उसके ऊपर कोई ऑर्डर लाएगी। और लेकिन ये देखा गया है कि ये सब पिछले, आपको अच्छी तरह पता होगा कि दाल का रेट जो है 2-3 साल पहले 250 रुपए और 300 रुपए किलो चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि होर्डिंग ज्यादा हो रही थी। जब होर्डिंग ज्यादा होने लगती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, उस चीज के दाम काफी बढ़ जाते हैं। तो पहले ये होता था कि जब होर्डिंग कोई करता था तो सरकार की पूरी एक टीम जाती थी और जाके उस होर्डर को, उस जो भी ट्रेडर था जिसने काफी
जमा कर रखा था उसके ऊपर रेड होती थी, और रेड से वो जो है वो फिर वो सामान बाहर निकलता था, और फिर इस तरह से सरकार एक्ट करती थी। लेकिन अब वो नहीं होगा। अब होर्डिंग को लीगलाइज कर दिया गया। जब लीगलाइज होर्डिंग हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि इसका हमारे खाने की जो चीजें हैं उसके ऊपर दाम पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो इसमें ये है। और हमने देखा है कि खासकर कोविड के जमाने में, जब कोविड बहुत पीक पे था, तो उस टाइम जितने भी बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो है मुनाफा कमाया है। चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, चाहे जियो मार्ट हो, सब ने काफी मुनाफे कमाए, क्योंकि इन्होंने जो है वो काफी होल्ड करके रखा, और इन्होंने जो है वो, क्योंकि इन्हीं को परमिशन थी, वही जो है वो सप्लाई कर सकते थे, होम डिलीवरी कर सकते थे, तो इनको काफी फायदा हुआ है। तो इससे जो होर्डर्स रहेंगे, इससे जो होर्डिंग का जो एक्ट है, इससे फायदा किसको होने वाला है? इससे उन्हीं को फायदा होने वाला जो रिटेल मार्केट को जो है वो कैटर करने वाले हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन इसका अब हम इम्पैक्ट पे आते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इसका इम्पैक्ट तीन, जैसा हमने कहा, तीन लोगों को सबसे ज्यादा होने वाला है। एक वो है जो किसान है। तो किसान को हमने बताया जैसा आपको कि एमएसपी खत्म होने जाने का डर है उनको। उनको ये भी डर है कि एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाएगी। उनको ये भी डर है कि जो लोग होल्ड करेंगे, क्योंकि किसान सिर्फ किसान नहीं है, वो एक कंज्यूमर भी है। सोचिए कि इतने बड़ी कंज्यूमर पॉपुलेशन को अगर जो वो उगा रहे हैं उसको होल्ड करके उसके डबल ट्रिपल दाम में कोई बेचेगा, तो सोचिए उनका, उनके भी पॉकेट को उसका असर पड़ेगा। और फिर वो रेड़ी पटरी वाले, वो जो छोटे जिसको हम हॉकर्स कहते हैं, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगे। उनके पास जो है उतना पैसा देके चीजों को लाके और सस्ते दाम में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि उसका रेट हर चीजों का काफी ऊपर चला जाएगा। तो ये एक ये है। इसमें हम एक एक करके हम आएंगे। किसानों की बात हमने कर ली। अब इससे असर आम पॉपुलेशन पर क्या पड़ने वाला है? आम पॉपुलेशन पे दो तरीके से पड़ेगा। एक तो ये है कि होर्डिंग होगी तो उसके इन्फ्लेशन होगा, उससे उनके जेबों पर असर पड़ेगा। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने कहा था कि जब सरकार कोई सामान खरीदती है, राइस और व्हीट, और उसके बाद फिर वो पीडीएस में चला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, और फिर राशन के जरिए उसको मिलता है। तो अगर एपीएमसी खत्म हो गई, एमएसपी खत्म हो गया, तो क्या एफसीआई खरीदारी करेगा? कहां से करेगा? और आज की स्थिति में कभी बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एफसीआई, बहुत सरकार भी शायद कहती है कि हम एफसीआई को मजबूत कर रहे हैं। अगर एफसीआई को मजबूत कर रहे हैं तो आज एफसीआई के ऊपर करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का घाटा है। करीब करीब उसका 3.3 लाख करोड़ का जो है वो उसने लोन ले रखा है। तो ये घाटा पहले इतना नहीं था। 2014 में 90,000 के करोड़ का था, आज ये बढ़ के जो है वो 2.5 लाख करोड़ का हो गया। तो ये भी किसानों को एक डर लग रहा है कि इससे जो है वो अगर घाटे में चली गई है एफसीआई तो कल तो खत्म हो जाए, क्योंकि जो सरकार बजट में फूड सब्सिडी देती थी वो सब्सिडी पिछले 3 साल से नहीं मिल रही है एफसीआई को। तो फूड सब्सिडी खत्म हो गई है, एफसीआई का घाटा बहुत बढ़ गया है। तो वो जो एपीएमसी से एमएसपी पे राइस और व्हीट खरीदा जाता था पीडीएस के लिए, वो नहीं होगा। और अगर वो नहीं होगा तो वो 80 करोड़ लोग जिनको खाना दिया जाता था, पहले वो 5 किलो हो, 10 किलो हो, 15 किलो हो, जो मिलता था उनको अपने घर में परिवार के हिसाब से, वो नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा? उन गरीब लोगों के, उन आम आदमी के ऊपर जो पीडीएस से आज सस्ते दामों में अपने अनाज लेके और अपने घर का चूल्हा जलाते थे। और लेकिन इसका असर और भी पड़ेगा, क्योंकि उन सबको फिर मार्केट में जाके खरीदना पड़ेगा। और जब सब वो लोग 80% लोग मार्केट से खरीदेंगे वो सामानों को, तो आप सोच सकते एक तरफ होर्डिंग हो रही है, एक तरफ एपीएमसी खत्म हो गया, मंडी खत्म हो गई, प्राइवेट मंडी में दाम कम जा रहे हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स जो है उसको अच्छे बढ़ के दामों में बेचेंगे। तो हमारे देश का इन्फ्लेशन किस हद तक जाएगा, किसी को अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो जो भूखमरी हो रही है, जो सुसाइड्स हो रहे हैं, वो भी अपने आप में बढ़ने वाले होंगे। तो ये एक इम्पैक्ट का है। तो उससे यही हालत रेडी पटरी वालों की होगी और अब अर्बन पॉपुलेशन की होगी। लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है? कोई तो है जिसको फायदा हो रहा है। एक, आपने किसानों के बारे में सुना होगा कि किसान जो है वो 2 जगह काफी अटैक कर रहे हैं। बहुत जगह तो रिलायंस का जो है, जियो का, वो भी जला दिया गया। जो
टावर होते हैं मोबाइल के, बहुत जगह रिलायंस रिटेल स्टोर पे जाके जो है वो अटैक हुआ है। लेकिन ये इसमें हम पर्सनली सब में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि इससे रिलायंस को, जैसा किसानों का कहना है कि रिलायंस और अंबानी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि, और सरकार भी क्यों आखिर नहीं चाह रही है कि इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि जब सरकार, प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं बाहर में, तो वहां जाके क्या करते हैं, वहां से कोशिश करते हैं कि एफडीआई लाइन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वहां से इन्वेस्टमेंट अगर हमारे देश में आएगा तो हमारा थोड़ी हमारी जो डेवलपमेंट होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, ये है। तो इस पीरियड में, मतलब आप देख लीजिए कि अगस्त में जब ये बिल आ चुका है, उसके बाद करीब करीब $25 बिलियन का, $25 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो हुआ है रिलायंस रिटेल में, और करीब करीब 1 लाख जो करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो हुआ है जियो में। और रिलायंस ने इसी पीरियड में करीब करीब 25,000 करोड़ में बिग बाजार को खरीद लिया है। तो इतने कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया, एक केकेआर कंपनी है अमेरिका की, उसने इन्वेस्टमेंट किया। ये सब इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सरकार का काम उनको प्रोटेक्ट करना भी है। तो वो सरकार देख रही है कि अगर हम इसको वापस ले लेते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान रिलायंस रिटेल को होगा, जो चाह रहा है कि उनको अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीजों को खरीदना है। उसके लिए जो टैक्स लगते थे, जो लेवी लगती थी एपीएमसी मार्केट में, हर स्टेट का अलग अलग कानून होता था, उसमें उनको दिक्कत आती थी। तो अब एक कानून होगा, प्राइवेट मंडी होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई लेवी नहीं लगेगी, वहीं से जाके खरीदारी होगी। उनको पूरा होर्डिंग का पूरा अधिकार है, जितना चाहे होर्ड कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी जरूरी है रिलायंस रिटेल को, क्योंकि उनका करीब 10,900 स्टोर है रिलायंस रिटेल का, फिर जियो मार्ट का हजारों स्टोर है, और इनके स्टोर करीब करीब 6700 सिटीज में हिंदुस्तान के वो फैले हुए हैं। तो इतना बड़ा बिजनेस चलाने के लिए ये सब फैसिलिटी अगर सरकार उनको दे रही है तो ये सरकार के नजर में सही है, और शायद सरकार ये चाह रही है कि हम इसको वापस नहीं ले सकते। इससे रिलायंस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह अदानी को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है वो 700 करोड़ में एफसीआई ने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है खरीदारी के लिए, राइस के और वीट के। उसके बाद तो उसने बड़े बड़े साइलोज बना रखे हैं हर जगह पे, जहां पे वो अपना स्टोर करेंगे। तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है एग्रीकल्चर में, तो अगर ये तीनों बिल वापस हो जाता है तो इससे नुकसान किसको होगा? इन दो कंपनियों को सबसे ज्यादा होगा। नहीं, सिर्फ इन दो कंपनियों को नहीं होगा, इससे ज्यादा फ्लिपकार्ट को भी होगा, अमेजन को भी होगा, और जो दूसरे छोटे छोटे स्पेंसर है, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे विशाल मार्ट है, छोटे छोटे मार्ट जो रिटेल में घुसे हुए हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनकी सबसे उनका भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये एक ऐसा इशू हो गया कि जहां पे सरकार और किसानों के बीच में एक टसल चल रहा है। दोनों अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, दोनों एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाह रहे हैं। सरकार कह रही कि नहीं, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन हम बिल वापस नहीं लेंगे। किसान का कहना है कि आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें कुछ खामी है तभी तो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो आप इसको वापस ले लीजिए। तो ये दोनों चल रहा है, और मेरे ख्याल से ये कब तक चलेगा हम कहना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट मीटिंग 19 को होने वाली है। लेकिन ये सच है कि अगर किसान आज पीछे हट जाते हैं तो किसानी और किसान दोनों हिंदुस्तान में एक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। एक बहुत, मतलब समझिए कि खत्म होने के कगार पे होगा। अगर किसान आज पीछे हट जाते हैं तो इसका भारत की कृषि पे और किसानों पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और भारत में कृषि और किसानी वैसी ही रह जाएगी जैसे आज डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, जहां पे सिर्फ पूरी पॉपुलेशन का 1.5 से 2% किसान बच गए हैं, और पूरी कृषि जो है वो कॉरपोरेट्स के हाथ में चली गई है। और यही भारत के किसानों का भी एक डर है। लेकिन इसका
दूसरा जो बुरा असर होने वाला है वो उन लोगों पे होने वाला है जो आज पीडीएस पे या जो राशन शॉप्स हैं उनसे अनाज सस्ते दामों में लेते हैं। अगर एफसीआई खत्म हो गया, एपीएमसी मार्केट्स खत्म हो गए, तो पीडीएस भी खत्म हो जाएगा। और अगर पीडीएस खत्म हो गया तो इसका असर बहुत बुरा होने वाला है और हम सब पे। क्योंकि जब ओपन मार्केट में किसान जाके अपना सामान बेचेंगे, अगर उनको दाम नहीं मिलेगा तो, और सबका सब जो खरीदार है वो बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे, वो बड़े बड़े रिटेलर्स होंगे जो आज मॉल्स चला रहे हैं, बड़े बड़े रिटेल चेन्स चला रहे हैं, तो इन्फ्लेशन होना वाजिब है और इसका असर हम सबको देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये जो डायलॉग चल रहा है गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, इसका कुछ एक सकारात्मक नतीजा निकलेगा और किसानों को इससे राहत मिलेगी। धन्यवाद।